नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज परिचर्चा का विषय है अपराधी को सजा कैसे दिलाएं। जमीन विवाद या किसी अन्य विवाद जैसे पैसे का कोई लेन देन में कोई व्यक्ति अपने ही पड़ोसी, भाई, पटेदार, रिश्तेदार, दोस्त के सर पर लाठी से मारकर सर फोड़ देता है या कोई धारदार हथियार, तलवार या चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। यहाँ अक्सर देखा गया है कि मामला को रफा दफा करने के लिए पुलिस पीड़ित व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि वे अपराधी से समझौता कर लें, जिसका परिणाम ये होता है कि अपराधी का मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है और समाज में उसका खौफ बढ़ने लगता है। अपराध करने वालों के खिलाफ कोर्ट में कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति गवाह देने के लिए तैयार भी हो जाता है तो उसे डरा धमका कर कोर्ट जाने से रोक देता है या उसे अपना बयान बदलने के लिए मजबूर कर देता है, या पीड़ित व्यक्ति के गवाह कोई पैसे का लालच देकर खरीद लिया जाता है। केस को कमज़ोर करने के लिए अपराधी की ओर से नकली गवाह तैयार कर लिए जाते हैं। अपराधी को अपने अपराध के लिए कानून से सज़ा मिले, इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि घटना स्थल पर जब पुलिस आती है तो पुलिस पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति का मेडिकल क्यों करवाती है? पुलिस द्वारा मेडिकल करवाना क्या सरकारी खर्चे पर होती है? किस परिस्थिति में पीड़ित या घायल व्यक्ति का सारा खर्च सरकार वहन करती है? धन्यवाद कृपानंद जी। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि जब घटना स्थल पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई अपराध होता है तो पुलिस उसका मेडिकल करवाती है। तो जो मेडिकल कराया जाता है वो सरकारी खर्चे पर होता है। उसके लिए पीड़ित व्यक्ति को या जो भी घायल हुआ है उसको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। और पुलिस जो मेडिकल कराती है वो मेडिकल कराने के पीछे जो रीज़न है ये है कि जो अपराध किया गया है और उस अपराध से उस व्यक्ति को कितनी चोटें आई हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितना वो गंभीर था, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो डॉक्टर उसको जांच करके बताता है कि इस अपराध की प्रकृति क्या थी, वो कितना गंभीर था, उससे उस व्यक्ति की जान जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, या सामान्य प्रकृति का था या गंभीर प्रकृति का था। उसी के आधार पर पुलिस अपना केस दर्ज करती है और उसी के आधार पर उस केस में सज़ा का निर्धारण होता है कि वो किस प्रकृति का अपराध है। तो इसीलिए उसका मेडिकल कराया जाना आवश्यक हो जाता है और पुलिस उस पीड़ित व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाती है और वहाँ उसकी एमएलसी कराती है। और डॉक्टर द्वारा जब जांच करके अपनी रिपोर्ट दी जाती है कि उसका कितनी चोटें आई हैं, किस प्रकृति की चोटें हैं, उनका नेचर क्या है, उसके आधार पर पुलिस उसमें धाराएं लगाती है अपराधी के लिए और उसी के आधार पर चालान फाइल करती है। शर्मा जी, कभी कभी घटनास्थल पर पुलिस नहीं आती है, आती भी है तो देर से। तब तक पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति अपना इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो पुलिस के अनुपस्थिति में मेडिकल कराना या मेडिकल सर्टिफिकेट लेना सबूत के लिहाज से कितना सही है? देखिए कृपानंद जी, जैसा आपने अभी पूछा है, अगर कभी ऐसा होता है कि पुलिस घटना स्थल पर देर से आती है या पुलिस नहीं भी आती है तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनको चाहिए कि वो घायल व्यक्ति को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं और वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो जब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर जब प्राथमिक उपचार देता है या जब उसकी एमएलसी बनाता है तो वो उससे पूछता है कि ये चोटें उसको कैसे आई हैं। तो वह व्यक्ति उस बात को बताएगा
कि इसको चोटें कैसे लगी। उसको चोट एक्सीडेंट में लगी है, उसको चोट किसी के द्वारा मारपीट में आई है, किसी ने उस पर फायरिंग की है, या किसी ने चाकू से हमला किया है। तो जैसा भी वो व्यक्ति उस डॉक्टर को बताएगा, तो डॉक्टर जब देखेगा कि उसके वहाँ कोई अपराध कारित किया गया है उसके साथ, तो ऐसी स्थिति में ये डॉक्टर का कर्तव्य है कि डॉक्टर उसकी सूचना वहाँ पुलिस को दे, और पुलिस फिर वहाँ आएगी और डॉक्टर से एमएलसी वगैरह लेगी। और चूंकि अपराध के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि अपराध किस प्रकृति का है, गंभीर है या सामान्य है, और उसी के आधार पर सजा होती है। तो वो बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है, तो उसको करा लेना चाहिए। और फिर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। वहाँ हॉस्पिटल में भी कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक पुलिस चौकी बनी होती है, तो जो डॉक्टर होता है वो इस बात की सूचना उस पुलिस चौकी को दे देता है, और पुलिस चौकी फिर जिस थाने से या जहाँ पर वो घटना स्थल है उस थाने को संपर्क करती है और वहाँ से किसी व्यक्ति को बुलाती है कि वो उसकी आके इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी रिपोर्ट लिखे। तो अगर पुलिस देर से भी पहुंचती है या नहीं भी आती है तो भी व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे घटना के समय पर जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो घायल व्यक्ति है उसे तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ ले जाएं और उसकी एमएलसी कराएं और उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट कराएं। क्योंकि अगर वह उसे तुरंत प्राथमिक उपचार नहीं मिलता तो उसकी जो चोटें हैं उनकी वजह से उसको जान जाने का भी खतरा हो सकता है और भी खतरे हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए उसे तुरंत ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसका प्राथमिक उपचार उसे दिलाया जाना चाहिए। और वहाँ डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसे ऐसा पता लगता है कि ये चोटें जो है किसी दुर्घटनावश आई हैं उसको या किसी अपराध की वजह से आई हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और एमएलसी बनाए और उनकी पूरी जांच करके रिपोर्ट तैयार करे। शर्मा जी, अपराधी को सजा दिलाने के लिए पीड़ित या घायल व्यक्ति को किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि पुलिस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को मजबूर हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे अभी हमने पूर्व के उसमें बताया है कि अगर कोई अपराध होता है तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको उस घटना की सही जानकारी पुलिस को प्रोवाइड कराए, और पुलिस फिर उस आधार पर यह निर्धारित करेगी कि वह अपराध किस प्रवृत्ति का है, उसकी प्रकृति क्या है, गंभीर है, सामान्य है। उसके आधार पर वह उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगी, और अगर वह गंभीर प्रकृति का अपराध है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसको चाहिए ये कि जो भी उसके पास सबूत हैं या जो अन्य आसपास के लोग हैं, आई विटनेस हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा है, या वहाँ पर अगर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह है या कोई अन्य चीज़ है, अगर कोई जिस हथियार से अपराध किया गया अगर वो वहाँ रह जाता है तो उन सब चीज़ों को पुलिस को बताए और उन्हें उपलब्ध भी कराए अगर वो वहाँ छूट जाते हैं अपराधी से। समटाइम्स ऐसा होता है कि अपराधी अपराध करता है और अपराध के समय जो हथियार इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर भाग जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वहाँ कुछ है तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो सही सूचना है वो उनको उपलब्ध कराए, और इस बात का ध्यान रखे कि जो घटनाएँ हुई हैं उनको वो याद भी रखे और सही सही उनको बताए। शर्मा जी, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित को अपना शिकायत कहां करनी चाहिए ताकि पुलिस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके? देखिए, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, नॉर्मली तो ये होता है कि अगर कोई अपराध हुआ है और वह गंभीर प्रकृति का है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर ही लेती है। लेकिन अगर पुलिस अपराधियों से मिली हुई है या वो उनका फेवर कर रही है और उनके खिलाफ अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको करना ये चाहिए कि वो अपनी एमएलसी वगैरह जो भी हैं उनको तो कराए ही कराए, उनको इकट्ठा कर ले सरकारी अस्पताल में जाके। और इसके अलावा जब पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज ना करे तो वह जो भी उस इलाके का एसएसपी है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है, कहीं डीसीपी होते हैं
जैसे दिल्ली में डीसीपी है, और अगर अन्य ज़िलों में जाएंगे तो वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी होता है, तो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ एक प्रार्थना पत्र देंगे कि इस तरह से हम थाने गए थे और थाने वालों ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, और पूरे घटना का ब्यौरा देते हुए वह एक अपनी कंप्लेंट वहाँ रिसीव कराएंगे और उसकी रिसीव करा के उसकी प्रति अपने पास ले लेंगे वहाँ की मोहर लगवा के। और उसके बाद भी अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय में जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो उनको सबसे पहले करना है, पहले थाने जाना है, और थाने में अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो जो भी अधिकारी है उस ज़िले का, जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है, एसएसपी होता है, डीसीपी होता है, तो वहाँ जाएं और वहाँ अपनी एक रिटन में प्रार्थना पत्र देके उसमें पूरे घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा देते हुए और यह बताते हुए कि हम थाने गए थे, थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ये प्रार्थना पत्र आपको दिया जा रहा है। तो उस पर एसएसपी जो है थाने को ऑर्डर कर देगा कि वह कृपया इसकी जांच करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और ऐसी स्थिति में एसएचओ जो होगा थाने का, वो कंसर्न थाने का, वो एफआईआर दर्ज कर लेगा। लेकिन अगर वो तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उस जो उन्होंने एसएसपी को या डीसीपी को जो तहरीर दी है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के साथ वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय में 156(3) के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं कि इस तरह से मैं थाने भी गया था, थाने के बाद डीसीपी के यहाँ भी गया, एसएसपी के यहाँ भी गया, और वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, और मेरे साथ ये गंभीर प्रकृति का अपराध, संज्ञेय अपराध हुआ है। कृपया न्यायालय इसमें आदेश दे थाने को कि वह इसमें एफआईआर दर्ज करे। तो वह न्यायालय फिर उसमें आदेश कर देगा संज्ञान लेते हुए, और एफआईआर दर्ज कराने की बात हो सकती है और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि अपराध नहीं बनता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है तो वह अवश्य ही न्यायालय उसमें यह आदेश पारित करेगा कि इनकी एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा जी, कोर्ट में जब गवाही का वक्त आता है तो पीड़ित व्यक्ति का गवाह अपराधी के खिलाफ गवाही या अपना बयान देने से मुकर जाता है या अपना बयान बदल देता है। तो ऐसे में एकमात्र सबूत घटना स्थल का वो वीडियो क्लिप होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति पर अपराधी ने किस तरह हमला किया है या अपराध को किस तरह से अंजाम दिया है। तो क्या यहाँ एकमात्र वीडियो क्लिप से अपराधी को सज़ा दिलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, चूँकि जो गवाह होता है, गवाह वह व्यक्ति गवाही देता है जिसने उस घटना को या उस अपराध को कारित होते हुए देखा है। अब जिस व्यक्ति ने किसी अपराध को घटित होते हुए देखा ही नहीं है तो वह उस अपराध के लिए गवाही कैसे दे सकता है। तो जो साक्ष्य होता है, साक्ष्य में जो आई विटनेस होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अगर मान लीजिए ऐसे में जब चाहे अपराधियों के डर से या किसी अन्य वजह से अगर कोई मौके का साक्ष्य जो आई विटनेस है, जिसने आँखों से देखा है अपराध को कारित देते हुए, वो बदल जाता है, और पीड़ित व्यक्ति के पास अगर उस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज है तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को भी एज ए साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है, जो रिकॉर्डर होता है, उसको पुलिस सीज कर लेती है और उसे कोर्ट में प्रस्तुत करती है और कोर्ट में उसे चलाकर देखा जाता है। और सम टाइम क्या होता है कि पुलिस उस सीडीआर को जब्त नहीं करती, उससे कॉपी कर लेती है। तो जब कॉपी ऐसा की जाती है तो उसमें एक साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, कि वह जो सबूत प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कॉपी प्रस्तुत की जा रही है, वो ओरिजिनल डिवाइस से ही कॉपी की गई है और जिस
कंप्यूटर के माध्यम से वह कॉपी की गई है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इस बात का जो कंप्यूटर का ऑनर होता है, जिसकी देख रेख में वह चीज़ रखी गई है, वह एक सर्टिफिकेट देता है और फिर वो जो साक्ष्य होता है वह मान्य होता है। ऐसे ही अगर वो सीसीटीवी फुटेज से क्लिप नहीं ली गई है घटना की, वो किसी मोबाइल फ़ोन से ली गई है, तो पुलिस उस मोबाइल फ़ोन को सीज करके कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। वह मोबाइल फ़ोन एज इट इज उसमें पेश किया जाएगा और उसके आधार पर, चूंकि वो तो उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसे बिल्कुल जैसे आई विटनेस के द्वारा वो गवाही दी गई है उसी तरह से उसको भी ट्रीट किया जाएगा और उसमें जो भी दिख रहा है और जो भी अपराधी है जो उसमें नज़र आ रहे हैं अपराध करते हुए, उनको सज़ा दी जाएगी और वह मान्य होती है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि उसको कोर्ट खारिज कर दे। तो चाहे वो वीडियो किसी फ़ोन से बनाया गया है या किसी सीसीटीवी फुटेज से लिया गया है, दोनों ही स्थिति में वो मान्य है। लेकिन जो साक्ष्य अधिनियम है उसके अंतर्गत जिस डिवाइस से उसको रिकॉर्ड किया गया है वह डिवाइस ही कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी जो एविडेंस है वो वही है, वही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अगर उसकी कॉपी की जाती है तो उसमें कई बार फॉरेंसिक लैब को भी भेजी जाती है वो कॉपी की उनमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, उनमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया। और अगर वो फॉरेंसिक लैब के द्वारा ये बता दिया जाता है कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ऐसी दृष्टि में भी वो साक्ष्य मान्य होता है। लेकिन उसके साथ एक 65B का सर्टिफिकेट भी हमें देना पड़ता है। तो किसी भी पीड़ित को इस बात की डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति गवाही देने से मुकर गया है। अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसी है, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है, वो दोनों ही मान्य होती हैं और ऐसी स्थिति में उसको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वह उस साक्ष्य के मद्देनज़र अपराधी को सज़ा दिला सकता है। शर्मा जी, मैं यहाँ दर्शक की तरफ से जानना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो मोबाइल है तो मोबाइल में तो मेमोरी कार्ड लगा होता है, तो या कई बार ऐसा तो कोई स्पाई कैमरा होता है, जैसे पेन कैमरा होता है या की कैमरा होता है, बहुत सारे कैमरा होते हैं, स्पाई कैमरा होते हैं, जो छोटे छोटे कैमरा होते हैं, इनविजिबल होता है, लेकिन उसमें SD कार्ड या मेमोरी कार्ड लगे होते हैं। तो उसमें तो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसको देखने के लिए लोग मोबाइल से जो है ना मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरे मोबाइल में देख सकते हैं, या कंप्यूटर में भी जो है वो कार्ड रीडर के थ्रू देखा जा सकता है। तो इस परिस्थिति में क्या वो सिम कार्ड भी लिया जा सकता है कि केवल मोबाइल के साथ सिम कार्ड? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो कैमरा है, कैमरे का काम है प्रतिबिंब को स्टोरेज तक ले जाना। मेन जो चीज़ होती है वो जहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि अगर आप कैमरे मोबाइल की भी बात करते हैं या आप सीसीटीवी फुटेज की भी बात करते हैं, तो जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वहाँ स्टोरेज नहीं है। उसका जो DVR होता है वो उसे कैमरा उस फोटो को खींच के, वीडियो को खींच के ट्रांसमिट करता है स्टोरेज तक, और वह चीज़ें स्टोर में, जहाँ स्टोरेज में स्टोर की गई हैं, वह चीज़ें उठाई जाती हैं। तो जहाँ प्राइमरी सोर्स जहाँ स्टोर हुई है वो मान्य होगी। अगर मान लीजिए वो मेमोरी कार्ड में भी स्टोर किया गया है तो वो मेमोरी कार्ड ही मान्य होगा। लेकिन अगर आप उस मेमोरी कार्ड से उस चीज़ को कॉपी करके किसी दूसरे में ले जाते हैं तब वो सेकेंडरी साक्ष्य हो जाता है। अगर आपकी स्पाई कैमरे में अगर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है और स्पाई कैमरे से वो खींच के फोटो या वीडियो खींच के वो सीधे सीधे डायरेक्टली अगर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रही है, तो वो मेमोरी कार्ड जो है वो प्राइमरी साक्ष्य है। तो और कोर्ट में वो क्या कहते हैं, जो मेमोरी कार्ड है तो वही प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर उस मेमोरी कार्ड की आपने प्रति बना दी
कि उस वीडियो को आपने कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे मेमोरी कार्ड में ले लिया, या आपने किसी पेन ड्राइव में कॉपी ले लिया, तो जो पेन ड्राइव की कॉपी है या कि अन्य मेमोरी कार्ड की कॉपी है वो सेकेंडरी साक्ष्य हो जाएगी। तब उसमें 65B का सर्टिफिकेट की आवश्यकता आएगी, क्योंकि वह डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं है, उसकी डायरेक्ट स्टोरेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें 65B का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें बताना पड़ेगा कि यह जो है प्राइमरी सोर्स से और सेकेंडरी सोर्स में किया गया, और जिस कंप्यूटर या जिस संयंत्र के माध्यम से ये किया गया है वह बिल्कुल ठीक ठाक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उसमें जो कॉपी की गई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें एडिट भी हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को जो प्राइमरी सोर्स है वहाँ एडिट का सवाल नहीं है, वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है। लेकिन दूसरे में जब कॉपी होती है तो आप एडिट भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका FSL में जान के और ये जांच करवाना आवश्यक हो जाता है कि वह उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। इवन जो प्राइमरी सोर्स होती है, प्राइमरी सोर्स को भी पुलिस जो है वो FSL भेज देती है कि कहीं इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है, प्राइमरी सोर्स में भी। तो FSL की रिपोर्ट आ जाती है, और FSL की रिपोर्ट ये आ जाती है कि उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, तो वह साक्ष्य मान्य होता है और कोर्ट उसके आधार पर उसको सजा कर सकती है। शर्मा जी, गाली देना, धक्का मुक्की करना, थप्पड़ मारना, लाठी या डंडे से मारना, सरिया लोहे के डंडे से मारना, सिर फोड़ देना, तलवार या चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना, पिस्तौल की नोक पर जान से मारने की धमकी देना, पिस्तौल चलाकर घायल करना, तेजाब से हमला करना आदि के लिए कानून में कौन से सजा का प्रावधान किया गया है? देखिए, जो हमारी CRPC है, CRPC में जितने भी अपराध हैं उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। उनको अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो जहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, और जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वहाँ वो गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो जहाँ गंभीर प्रकृति के अपराध हैं वहाँ पुलिस इमीडिएट एक्शन ले लेती है, और वो तुरंत FIR भी दर्ज कर सकती है, और बिना FIR दर्ज किए हुए भी किसी भी अपराधी को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जहाँ असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है, वहाँ पुलिस उसमें NCR काटती है और उसमें अरेस्ट नहीं करती, और उसमें जांच भी जब मजिस्ट्रेट आदेश करता है तब वो शुरू करती है, उससे पहले उसकी जांच शुरू नहीं करती। तो अब जैसे आपने शुरू में कहा कि गाली देना है, तो जैसे गाली देना है तो गाली देने वाला अपराध है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कॉग्निजेबल नहीं है। तो उसमें पुलिस उतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती, उसमें FIR दर्ज नहीं होती, NCR दर्ज होगी। या ऐसे ही थप्पड़ मार दिया तो वो भी गंभीर प्रकृति का नहीं है, थप्पड़ मारना भी, गाली गलौज कर देना तो वो गंभीर प्रकृति की नहीं है, तो वहाँ NCR काटेगी और उसमें जांच वो प्रारंभ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा CRPC में प्रोविज़न है। क्योंकि अगर वो इस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जांच प्रारंभ कर देगी तो बड़े अपराधों के लिए उसके पास समय नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ बड़े अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, वहाँ पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत अपराधी को अरेस्ट भी करती है और जेल भी भेज देती है, और उसमें तुरंत कार्रवाई त्वरित रूप से होती है। तो अब जैसे आपने कहा कि किसी ने डंडे से मार दिया, किसी ने सर फाड़ दिया, किसी ने तलवार से घुसेड़ दी, किसी ने गोली मार दी, या किसी ने तेजाब फेंक दिया, तो ये जो अपराध हैं ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे उसमें अपराध को भी कहा गया है कि हर्ट है, तो एक ग्रीवियस हर्ट है और एक सामान्य हर्ट है। तो जहाँ 323 में हर्ट दिया गया है, तो 323 में जो वो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। 324 में 3 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है, वो नॉन बेलेबल बनाया गया है। 323 को बेलेबल बनाया गया है कि वो कम गंभीर प्रकृति का है तो वो बेलेबल है। 324 को नॉन बेलेबल बनाया गया। 325 में ग्रीवियस हर्ट है, तो उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। ऐसे ही फिर 326 है,
अब किसी ने चाकू मार दिया किसी के तो वो 307 में आएगा। किसी ने सर पर डंडा मार दिया और डंडे से अगर सर पर गहरी चोट आती है तो वो 308 में आएगा। किसी ने पिस्तौल से गोली चला दी और वो गोली उसको चाहे लगे या ना लगे तो भी वो 307 में आएगा, क्योंकि पिस्तौल की गोली अगर लग जाती तो उस व्यक्ति को मृत्यु तक कारित हो सकती थी, तो वो गंभीर प्रकृति के अपराध में आएगी। तो वहाँ 307 में आजीवन कारावास और 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास का 10 साल का प्रोविज़न है और कुछ स्थितियों में फांसी तक का है प्रोविज़न। तो इस तरह से अलग अलग जो अपराध हैं, अलग अलग उनकी ग्रेविटी जो है, अपराध की जो गंभीरता है, उसको देखते हुए अलग अलग सजाएं हैं। किसी में 1 साल की सज़ा है, किसी में 3 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है। ऐसे ही चोरी है, उनकी भी चोरी है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है, लूट है, सब में अलग अलग सजाएं हैं। और उनमें कई बार क्या है कि एक लूट सामान्य रूप से की गई, एक लूट हथियार के साथ की गई। तो हथियार के साथ लूट की गई है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, बिना हथियार के लूट की गई है तो उसकी सज़ा कम है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृति के हिसाब से सज़ा का अलग अलग प्रोविज़न है। और चूँकि आईपीसी में लगभग 511 सेक्शंस हैं तो तमाम सारे अपराध उसमें दिए गए हैं, सबकी सज़ाएं अलग अलग हैं। शर्मा जी, कोई व्यक्ति दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर हमला कर देता है, बुजुर्ग, महिला, बहू बेटी के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है या इज्जत लूटने की कोशिश करता है, घर में रखे कीमती सामान, गहना और पैसे लूटकर भाग जाता है और यह अपराध सीसीटीवी में कैद हो जाता है, तो इस अपराध के लिए कानून में सज़ा का क्या प्रावधान है? देखिए, अब जैसे आपने ये बताया कि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस जाता है, बुजुर्ग के साथ मारपीट करता है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करता है, लूट भी करता है, तो इसमें बहुत सारे अपराध आ जाते हैं। तो हर अपराध की सज़ा अलग अलग है। जैसे अब उसने मारपीट की बहुत सारे लोगों के लिए, किसी की कम चोट आई, किसी के ज़्यादा चोट आई, तो उसमें जिसको जैसे चोट आई हैं, जिसके साथ जैसे अपराध हुआ है, तो उसको उतने ही सेक्शन उसके साथ लग जाएंगे। और वो सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, और तो सीसीटीवी कैमरे में जितने भी अपराध वो नज़र आएंगे। जैसे किसी के घर में घुसना है तो वो एक अलग अपराध है। मारपीट करना है तो मारपीट में अगर किसी को कम चोट आती है तो 323 बनेगी, ज़्यादा चोट आती है 324 और 25 बन जाती है, 25 बन जाएगी, 26 बन जाएगी। और किसी को अगर मान लीजिए वो चाकू मार देता है तो 307 बन जाएगी। फिर साथ में आप कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहा है तो 354 भी लगेगी। और अगर मान लीजिए बलात्कार का प्रयास कर रहा है तो बलात्कार के प्रयास के लिए 375 रीड विद 511 लग जाएगी। तो ऐसे ही लूट करता है तो फिर लूट की अलग और धाराएं लग जाएंगी। तो जितनी भी उसने ऑफेंस वहाँ किए हैं वो सारी धाराएं उसके एफआईआर में उसके साथ लग जाएंगी और वो सभी का दोषी पाया जाएगा। और जब सीसीटीवी, जैसा आपने मुझे बताया कि सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हुई हैं, तो जब कोर्ट सीसीटीवी में देखेगी और वो पाएगी उस साक्ष्यों के आधार पर कि उस व्यक्ति ने कौन कौन से अपराध किए हैं, तो जिस जिस अपराध का वो दोषी पाया जाएगा उस सब अपराधों में उसे उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। जैसे 323 की सज़ा है तो 323 की अलग सज़ा मिलेगी, 307 लगा हुआ तो 307 की अलग सज़ा होगी, 354 है तो 354 की अलग सज़ा होगी, रेप का है तो 375 की अलग सज़ा मिलेगी, लूट है, चोरी है तो उसकी चोरी की अलग, घर में घुसने का जो अपराध किया है उसकी अलग सज़ा मिलेगी। तो ऐसे जितने भी उस पर सेक्शन लगे हैं, जितने भी अपराध हैं, तो सभी अपराधों की उसकी सज़ा निर्धारित की जाएगी। और फिर ये बाद में कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि वो सज़ा उसको एक साथ भुगतनी है या वो सब अलग अलग चलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ऑफेंस में 1 साल की सज़ा है, किसी में 3 साल की सज़ा है, किसी में 5 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है, किसी में 10 साल की सज़ा है, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि भाई ये सज़ा ये अलग अलग भुगतेगा। कभी
कोर्ट यह भी डिसाइड कर सकती है कि ये सजा उसकी एक साथ चलेंगी और वह एक साथ इन सजाओं को भुगतेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए उसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम सजा कोर्ट ने प्रेस्क्राइब की, मान लीजिए 7 साल की, और उसमें बीच में कुछ ऑफेंस हैं जिसमें 1 साल की भी उसे सजा हुई है, किसी में 3 साल की सजा हुई है, तो वो सब एक साथ चलेंगी और वह स्टार्टिंग से 7 साल की अपनी सजा पूरी करके वापस अपने घर आ जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि नहीं ये सब सजाएं अलग अलग चलेंगी, तो फिर उसे उतने ही साल की सजाएं अलग अलग भुगतनी पड़ेगी। तो यह कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट का जजमेंट होता है कि वो उसको सजाएं कैसे दे रहा है। तो चूंकि आपने ये जो सवाल है इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस एक साथ बताए हैं, तो बहुत सारे ऑफेंसेस, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने अगर 10 ऑफेंस किए हैं तो उसके एक एफआईआर में सिर्फ एक ही ऑफेंस की बात की जाएगी। वो उस एफआईआर में जितने भी ऑफेंस उसने किए हैं उस सारे ऑफेंसेस को उसमें लाया जाएगा, उस सब के खिलाफ चालान पेश होगा और उन सब में के खिलाफ अगर साक्ष्य मिलते हैं तो उन सब में सजा मिलेगी। कई बार क्या होता है कि एफआईआर में सेक्शन लगा दिए 5, लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल चला तो 2 ऑफेंस ऐसे थे जिनके बारे में कोई सबूत ही नहीं मिला, कोई साक्ष्य ही नहीं आया, तो उसमें उन 2 केसेस में 2 सेक्शनों में उसे बरी कर दिया जाएगा, बाकी के जो 3 सेक्शन है या अन्य सेक्शन है उनमें उसको सजा मिल जाएगी। तो ऐसा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या साक्ष्य हैं और कौन कौन से ऑफेंस में चालान है, उसके आधार पर ही सजा निर्धारित होगी कोर्ट में और उसी के आधार पर उसको भुगतना पड़ेगा। शर्मा जी, यदि रात के समय कोई अपराधी किसी के घर में घुसकर उसी तरह के वारदात को अंजाम देता है जैसा कि पहले के सवाल में आपसे जिक्र किया गया है, तो तब अपराधी को कानून क्या सज़ा देती है? यदि रात के समय आत्मरक्षा में उस अपराधी की हत्या हो जाती है तो क्या आत्मरक्षा में किए गए हत्या के लिए कानून कसूरवार ठहराती है या बरी कर देता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जो अपराध पहले सवाल में आपने मुझे बताए थे वही अपराध कोई व्यक्ति रात में करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वह अपराध तो कर रहा है, लेकिन अब अगर उसके हमें साक्ष्य भी देने होते हैं। अगर मान लीजिए वो वहाँ से अपराध करके भाग गया और रात में उसको पहचान लिया जाता है या सीसीटीवी फुटेज में रात के अंधेरे में भी वो आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि नाइट विजन लगी, हाँ नाइट विजन लगी रहती है, तो ऐसी स्थिति में तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उसको जब वो अपराध करने आता, वो अपराध करके जब भागता है जाता है तो कोई उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता और किसी तरह का उसके प्रति कोई साक्ष्य नहीं है उसके विरुद्ध, तो ऐसी स्थिति में सजा दे पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सजा के लिए साक्ष्य होना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि अपराध करने वाला कौन है, तो चाहे वो अपराधी दिखाई दे के मतलब आपके आइडेंटिफाई आपके द्वारा किया गया हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा टेक्निकल एविडेंस हैं जिनके द्वारा ये पता लग सकता है कि ये चीज़ें उस व्यक्ति को बिलोंग करती हैं और उसके द्वारा है। मान लीजिए जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंसेस आती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, डीएनए टेस्ट मतलब हेयर है, या मान लीजिए किसी का कोई आइडेंटिटी कार्ड है या कुछ है जिसके द्वारा उसको कॉरोबोरेट किया जा सकता है कि ये व्यक्ति ब्लड कहीं है, जहां परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिल जाता है, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। किसी भी तरह की एविडेंस से जहां कॉरोबोरेट करके ये पता लग सकता है कि अपराध इस व्यक्ति ने ही किया होगा, तो वहां ऐसी स्थिति में तो उसे सजा हो सकती है। लेकिन अगर वहां कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है तो फिर न्यायालय के लिए ये निर्धारित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपराध किसने किया है। तो ऐसी स्थिति में तो उसे सजा नहीं मिल सकती, लेकिन अगर वो पता लग जाता है तो वो उसको ज़रूर जो है सजा मिलेगी। अब एक दूसरा सवाल आपका और आया था कि मान लीजिए कि रात को अंधेरे में वो कुछ कर रहा है और वहाँ बचाव में किसी ने कुछ किया, मान लीजिए जैसे वो किसी के साथ बलात्कार का प्रयास कर रहा है
और उस स्त्री ने अचानक से उसके हाथ में कोई चाकू या कुछ और चीज़ ऐसी आई और उसने उस पर हमला कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो मिलेगा ही मिलेगा। बट उसको भी न्यायालय में आपको साबित करना पड़ेगा कि यह सब ऐसा हुआ था और मैंने अपने बचाव में इस व्यक्ति की हत्या हो गई। फिर यह आपकी जिम्मेदारी होगी जब आप प्राइवेट डिफेंस में जा रहे हैं कि यह व्यक्ति आया था और आके इसने मेरे साथ ये सब किया और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसकी हत्या कर दूं। तो जब आप ये साबित कर देंगे कि यह जो हत्या हुई है वह प्राइवेट डिफेंस में हुई है, तो आपको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं साबित कर पाते हैं तो उस स्थिति में ये कोर्ट आपको सजा कर सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके घर में आया है तो एक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तो ये आपके पास स्वतः ही बन जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके यहाँ आया है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपके ऊपर हमलावर था, आपके साथ कोई अपराध कारित करने के लिए आया था, तो आपने प्राइवेट डिफेंस में ये सब कर दिया। तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वाकई ऐसी सिचुएशन आई थी कि उसकी हत्या करना आवश्यक था या नहीं। तो यह कोर्ट को जरूर हमें साबित करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति बन गई थी, उत्पन्न हो गई थी कि उस स्थिति में इसकी हत्या हो गई। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम इसकी हत्या करना चाहते थे। सलवा जी, यहाँ जो है परिस्थिति दो तरह का है। एक तो दिन दिहाड़े भी कोई हमला कर सकता है, दिन दिहाड़े भी आत्मरक्षा में हम किसी के जो है कोई हत्या कर सकता है। तो दिन दिहाड़े का एक मामला एक अलग सेक्शन आ जाता है। और एक होता है रात का अंधेरे का, रात में कोई हमला कर दिया तो रात के हमले में जो हमले या किसी ने जो बचाव किया आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर दिया, तो रात का जो है उसका क्या सेक्शन हो सकता है, रात के अंधेरे का और दिन के उजाले का। तो दोनों में अंतर तो होगा ना आत्मरक्षा के लिए। नहीं, देखिए मैंने जैसे ही बताया कि जहाँ आत्मरक्षा की बात आती है तो उसमें ये कोर्ट ये देखती है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आत्मरक्षा में उसकी हत्या करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सपोज एक व्यक्ति रात को आपके घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, वो आता है चोरी करने के लिए, चोरी करके भागता है। इन द मीन टाइम आपकी आंख खुल जाती है और आप पाते हो कि यहाँ कोई है और आप उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हो और वो पकड़ में आ जाता है। तो पकड़ में आने का मतलब ये नहीं है कि आप चाकू लो और उसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि वहां आपको ऐसा कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा है कि जिससे आपको ऐसा लगे कि मेरी जान माल को खतरा हो सकता है। अगर वो व्यक्ति आप पर कुछ ऐसा हमला करता है या वो उसके पास कोई हथियार है, आग्नेय अस्त्र है, फायर आर्म है और वह फायरिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में तो आप उस पर भी फायर कर सकते हो, आप उसके खिलाफ उसके ऊपर चाकू से भी हमला कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए वो निहत्था है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए आया है और आप उसको गोली मार दो, तो वह चीज़ें थोड़ी समझ से बाहर हो जाती हैं। तो कोर्ट को ये देखना है उस वक्त कि क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि आपके लिए उस व्यक्ति की जान लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप ये साबित कर पाते हो कि हमारे पास उस वक्त ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं उसकी हत्या करने के अलावा अपना बचाव किसी और तरह से कर पाऊँ, तो कोर्ट आपको बरी कर देगी। लेकिन अगर कोर्ट पाती है कि वह एक सामान्य स्थिति थी और आपने सामान्य स्थिति में उसकी हत्या कर दी है, तो कोर्ट उसमें आपको सजा कर देगी। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।